औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 जो है उसका जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसमें जब डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है। इंटेस्टाइन में फूड की ब्रेकडाउन होती है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है और जो सॉलिडिफाइंग जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिडिफाइंग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जितनी भी हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी है उसमें जो सबसे लंबा पार्ट है, जो लंबा जो है वो हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, और ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी जो है वो होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है ये। चूँकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जीआई ट्रैक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 6 मीटर होती है। और इसके अगर हम स्टडी करें तो इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके 3 हिस्से होते हैं। एक को हम ड्यूडीनियम कहते हैं, एक को जियोजीनियम और तीसरा जो है वो इलियम है। पहला पार्ट जो ड्यूडीनियम है वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर या 8 से 10 इंच लंबी होती है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वहाँ से ये एक्सटेंड होता है पार्ट, यानी वहाँ से शुरू होता है। और इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड शेप लाइक अ सी। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सी शेप का होता है, यानी कि इस तरह से टर्न हुआ होता है कि इसकी स्ट्रक्चर सी शेप बना रहा होता है। और पेंक्रियास का हेड जो है उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड जो है वो ये ड्यूडीनियम का पार्ट मौजूद होता है। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियास से जो सिक्रीशन होती है उसको पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और ये जिस डक्ट के ज़रिए से सिक्रीट होता है उसे पेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। पेंक्रियाटिक जूस की जो नेचर होती है वो एल्कलाइन होती है और इसकी पीएच तकरीबन 8 होती है। ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय द स्टमक। स्टमक से जो भी फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर जो आ रहा होता है, चूँकि स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होता है और वो एसिडिटी नेचर का फूड हो जाता है, तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नेचर है, चूँकि पेंक्रियाटिक जूस की जो नेचर है चूँकि वो बेसिक है, ये अल्कलाइन है, तो ये उस फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑर्टेंट एंजाइम्स आर पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजिन। इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है। तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। इट हाइड्रोलाइज द पॉलीसेकेराइड्स टू माल्टोज एंड इवन टू ग्लूकोज। पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी जो भी फूड के अंदर स्टार्च का न्यूट्रिएंट मौजूद होगा ये उसको डाइजेस्ट करेगा और उस पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके माल्टोज और फिर उसके बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। पॉलीसेकेराइड एक लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन स्ट्रक्चर होता है जिसको वो ब्रेक करता है और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है इट इज़ द प्रिंसिपल एंजाइम्स फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। ये एंजाइम्स जो है वो फैट की हाइड्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल होता है एंड इट हाइड्रोलाइसिस फैट्स टू न्यूट्रल फैट इन पार्ट्स ऑफ इट्स। इसका फंक्शन ये होता है कि ये फ़ैट को हाइड्रोलाइज करता है और जो न्यूट्रल फैट होता है उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे मोनो एंड डाई ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर देता है उसे, या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टमक है और स्टमक के बिल्कुल साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर जो हिस्सा होता है वहाँ से ये ड्यूडीनियम स्टार्ट हो जाता है। और हमने यही पढ़ा कि ये इसकी शेप जो है वो सी टाइप स्ट्रक्चर की शेप बन जाती है, जैसे सी की शेप होती है इस तरह से इसकी शेप होती है। और इस जगह पर जो है वो पेंक्रियास का हेड मौजूद होता है और ये वाला पार्ट जो है वो ड्यूडीनियम कहलाता है। ड्यूडीनियम के बाद जो पार्ट आता है वो जियोजीनियम है और जियोजीनियम के बाद जो हिस्सा आता है वो इलियम का होता है।
एंजाइम प्रीकर्सर्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रीकर्सर्स आर फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत अहम कुछ एंजाइम्स प्रीकर्सर्स होते हैं, जिनमें से एक ट्रिप्सिनोजिन है और काइमोट्रिप्सिनोजिन है। बोथ आर द इनएक्टिव फॉर्म। ये जो एंजाइम्स प्रीकर्सर्स हैं ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। ट्रिप्सिनोजिन का फंक्शन ये होता है कि ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, सिक्रीट एंड एक्टिवेटर एंजाइम्स कॉल्ड एंटीरोकाइनेज। ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि एक्टिवेटर एंजाइम्स है, जिसे एंटीरोकाइनेज कहा जाता है। एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट्स मोर ट्रिप्सिनोजिन। द ट्रिप्सिन इज़ द एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिन जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है और ये ट्रिप्सिन जो है वो मज़ीद ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव कर देता है। विच एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट दैम इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। और जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रिप्सिन का ये फंक्शन होता है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन के ज़रिए से। यानी ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन में कन्वर्ट कर देता है। बाइल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जो है वो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल इमल्सिफाइज फैट causing them to break down into numerous small droplets called emulsions। बाइल जो है वो बहुत सारे फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमल्सिफाइज बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फैट के, उनकी ब्रेक डाउन करता है और उन्हें छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम इमल्जन भी कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशंस प्रोवाइड रिलेटिव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लिपिड फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम्स एंड हेंस स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लार्ज सरफेस एरिया, लिपिड को एक बड़ी सी जो है वो जगह प्रोवाइड करता है ताकि लाइपेज एंजाइम्स जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करे और रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो और डाइजेशन तेज़ी से फैट्स की और ऑयल की जो है वो डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं वो हैं ज्यूजीनियम एंड इलियम। तो ज्यूजीनियम इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड इलियम इज़ अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग। Here the digestion of proteins, carbohydrates and fat is completed। ये वो जगह होती है जहाँ पर जो फूड होता है जिसके अंदर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट्स है, उनकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लाइनिंग ऑफ ज्यूजीनियम एंड इलियम सिक्रेटेड सेवरल एंजाइम्स। और ये ज्यूजीनियम और इलियम की जो लाइनिंग्स हैं, यानी जो उसकी सरफेस होती है, वहाँ से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट्स होते हैं, जिसमें अमाइनो पेप्टाइडेज है, ये स्प्लिट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड्स में। लार्ज मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो मैनी पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो डाईपेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से एक और एंजाइम है इरिप्सिन। इरिप्सिन स्प्लिट करता है पेप्टाइड्स को इनटू अमाइनो एसिड्स और उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सक्रेस एंजाइम्स जो है वो सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के ज़रिए से आते हैं और उन्हें ये एंजाइम्स जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है फैट के ऊपर डाइजेशन करता है और फैट के मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर देता है। By the action of enzymes, chyme is turned into a watery emulsification called chyle। अब इन सारे एंजाइम्स के एक्शन की वजह से, सारे एंजाइम्स की परफॉर्मेंस की वजह से जो काइम है यानी जो फूड है वो टर्न हो जाता है बिल्कुल वाटरी स्ट्रक्चर में और उसे जो है वो कायल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 1.6 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट। अब जो एब्जॉर्प्शन होनी है यानी जो भी डाइजेशन प्रोडक्ट था, जो भी फूड के जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, अब उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है, वो ब्लड में शामिल कैसे होना है।
तो इलियम इज़ द मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इलियम वो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइट होती है जहाँ पर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होनी होती है, न्यूट्रिएंट्स ने ब्लड में शामिल होना होता है और जज्ब होना होता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोसा फ्रॉम न्यूमरस विलाई। इलियम का ये जो पार्ट होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें से छोटे छोटे फिंगर की तरह की प्रोजेक्शंस निकलती हैं जो कि विलाई कहलाती हैं, विच आर 0.5 to 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ। इसकी अगर हम लेंथ देखें इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तो वो तकरीबन 0.5 से 1.5 मिलीमीटर की होती है। ईच विलस is covered by simple columnar epithelium and it contains a blood capillary network and lymph capillary called a lacteal। विलस का स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कवर्ड होता है कोलोम्यूनर एपिथेलियम के ज़रिए से और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क मौजूद होता है, लिम्फ कैपिलरीज़ का भी एक नेटवर्क मौजूद होता है जिन्हें लैक्टियल कहा जाता है। Structural features increase the surface area of small intestine and make it the largest part of the alimentary canal। विलाई का यानी इलियम के अंदर ये जो विलाई वाला पार्ट है जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रही हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे एक सरफेस एरिया, एक इंक्रीज सरफेस एरिया मिल जाता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। विलाई एंड माइक्रोविलाई फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये विलाई और इसी की तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी विलाई जो हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। टू रीच द ब्लड और लिम्फ अ न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल मस्ट पास थ्रू अ epithelial cells of the intestinal lining and through a cell linings the blood capillaries और lymph vessels। लिहाजा ये जो ब्लड और लिम्फ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये ब्लड और लिम्फ तक पहुंच जाते हैं और एपिथेलियल सेल को पास हो जाते हैं और इस तरह से इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है और सेल लाइनिंग में ये ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं। एक सिंगल विलस यानी एक सिंगल विलाई की पिक्चर डायग्राम जो है वो बना के दिखाई गई है जिसमें आपको जो है वो बताया गया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह का होता है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि फिंगर की तरह के जो है इसकी प्रोजेक्शन निकली हुई है और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सिंपल कोलोम्यूनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई है और इसके अंदर जो लिम्फ की वेसल्स मौजूद हैं जिसे हम लैक्टियल भी कहते हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं और यहाँ पर जो है वो कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है। लिहाजा ये वाली जो विलाई है और ये माइक्रो विलाई है, इनकी सरफेस एरिया की एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और जो ब्लड और लिम्फ के पास जब न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जब उनके पास पहुंचते हैं तो ये उन्हें एपिथेलियल सेल और इंटेस्टाइनल लाइनिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम A1 by 1 पढ़ें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन अकर बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये एक डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कॉम्बिनेशन के ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होती है। Monosaccharides are transferred by facilitated diffusion to the capillaries of intestinal villi and are carried by the hepatic portal system to the liver। जो मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो भी लार्ज पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल थे जब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो फिर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से कैपिलरीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल विलाई से कैपिलरीज़ में चले जाते हैं एंड आर कैरिड बाय द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम टू द लिवर। और यहाँ से जो है वो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से लिवर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं वेयर नॉन ग्लूकोज शुगर्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। यहाँ लिवर में जो नॉन ग्लूकोज शुगर होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज एंटर द सेल्स थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये वाला ग्लूकोज जो है जब ये लिवर में चला जाता है तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से सेल में एंटर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की बात करें तो लिपिड आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल। लिपिड जब डाइजेस्ट होता है तो अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी और वो फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एपिथेलियल सेल्स
दे आर रिकम्बाइंड इनटू फैट्स विद इन दीज सेल्स। फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये जो सेल्स ये फैटी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं एपिथेलियल सेल के ज़रिए से, और वहाँ जाकर ये दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल के अंदर रहते हैं। द फैट्स आर देन मिक्सड विद कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स फॉर्मिंग स्मॉल ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। अब ये जो फैट्स बन गए हैं दोबारा से सेल में जाकर ये कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ मिक्स होकर एक स्मॉल ग्लोब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे काइलोमाइक्रोन्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस आउट ऑफ एपिथेलियल सेल्स इनटू लैक्टियल्स। ज़्यादातर इनमें से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एपिथेलियल सेल्स के ज़रिए से, एंड लिव containing chylomicrons eventually drains from the lymphatic system into large veins that return blood to the heart। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल से बाहर एपिथेलियल सेल से बाहर नहीं जाते हैं, लिहाजा ये लिम्फ कंटेनिंग काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। अब ये लिम्फ कंटेनिंग काइलोमाइक्रोन्स जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं और लार्ज वेन के ज़रिए से ब्लड को रिटर्न कर दिए जाते हैं और वहाँ से ये हार्ट में चले जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें अगर हम, तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई एंड एंटर इन द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इन अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अमाइनो एसिड एपिथेलियल सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आई की जो एपिथेलियल सेल हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। which transports them to the liver, और उसके बाद ये लिवर को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स में बी मॉडिफाइड in the liver or released into the blood stream and distributed throughout the body। ये अमाइनो एसिड्स लिवर जो है वो मॉडिफाइड करके इन्हें रिलीज़ कर देता है और ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो कि पूरी बॉडी में फिर मूव करते हैं। मोस्ट अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स, और ये ज़्यादातर इनमें से अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं और न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं। बट सम अमाइनो एसिड्स में बी यूज्ड फॉर एनर्जी, और इसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इसका अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स का पूरा एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक है। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।